सबसे पहले कोई ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है, ये पोलरिमीटर ट्यूब एक्सपेरिमेंट से पता चला, एक्सपेरिमेंटली। उससे तो हम ये भी बता सकते हैं कौन डेक्स्ट्रो है और कौन लीवो है, सही बात। फिर हमने कुछ थ्योरेटिकल मेथड्स भी जाने कि जो कायरल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, और कायरल वो होते हैं जिनमें पीओएस सीओएस नहीं होता है, तो बाय डिफॉल्ट एएओएस भी नहीं होगा, मान लेते हैं। अकायरल मॉलिक्यूल वो होते हैं जिसमें पीओएस या सीओएस आता है। क्लियर। फिर हम आगे बढ़े, कायरलिटी सेंटर के बारे में जाना। अगर किसी मॉलिक्यूल में एक कायरलिटी सेंटर है, देन नो नीड टू चेक सीओएस, नो नीड टू चेक पीओएस, वी विल डिक्लेयर इट एज ए कायरल एंड ऑप्टिकली एक्टिव, क्योंकि हम देख चुके हैं सिंगल कायरलिटी सेंटर वालों में पीओएस सीओएस नहीं होता। नेक्स्ट फिर हम आगे बढ़े, अगर कायरलिटी सेंटर एक से ज्यादा है तो मॉलिक्यूल मे और मे नॉट बी कायरल वाली कंडीशन। हाँ, अगर मॉलिक्यूल कॉन्स्टिट्यूशनली अनसिमेट्रिकल है और कायरलिटी सेंटर एक से, तो कायरल है, नो नीड टू चेक सीओएस, नो नीड टू चेक पीओएस। क्लियर हो गया हमें। अगर सिमेट्रिकल है तो हम पीओएस सीओएस देखकर ही बताएंगे। फिर हमने जाना कि देखो मॉलिक्यूल को कायरल होने के लिए उसमें कायरलिटी सेंटर होना जरूरी, मॉलिक्यूल का कायरल होना जरूरी है। कायरलिटी सेंटर एक अलग चीज है और कायरल मॉलिक्यूल एक अलग चीज है। अगर मॉलिक्यूल कायरल है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, भले उसमें कायरलिटी सेंटर जीरो हो। पहला केस पड़ा लगातार नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इवन, दोनों साइड अलग, कायरल खत्म। दूसरा केस पड़ा बाइफिनाइल, बल्कि एंड डिफरेंट, कायरल। और तीसरा पड़ा ट्रांससाइक्लो ऑक्टेव। अब इन्हीं को अप्लाई करके हमें आगे बढ़ना है। क्वेश्चन लिखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑप्टिकली एक्टिव, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑप्टिकली एक्टिव, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑप्टिकली एक्टिव। लीजिए क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ रहा है। सबसे पहले हमारे सामने आ रहा है लैक्टिक एसिड। अब आप सोचेंगे कि सर ये कैसे है, तो इसके लिए हमें इसका क्या मालूम होना चाहिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो धीरे धीरे आपको ये चीजें क्लियर होने लगेंगी। दूसरा अगर अपन बात करें तो हमारे सामने आ रहा है 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो ब्यूटेन। तीसरा अगर अपन बात करना चाहें तो हमारे सामने आ रहा है फ्यूमेरिक एसिड। चौथा अगर अपन बात करना चाहें तो हमारे सामने आ रहा है मैलिक एसिड। पांचवा हमारे सामने आ रहा है अल्फा अमीनो एसिड्स। छठा नंबर जो है वो कुछ इस प्रकार से है। अब इन सब में आपको जो दिक्कत आएगी वो किसकी आएगी, नाम की, मतलब स्ट्रक्चर से आप थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे।
चलिए, ये क्वेश्चन है, हमें बताना है कौन ऑप्टिकली एक्टिव है और कौन यहां पर ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ट्राई करेंगे कुछ क्वेश्चंस के साथ, शुरुआत करूंगा मैं, ठीक है। अब आप बताइए कैसे हम हैंडल करें। हमारे पास टोटल मिलाकर देखें ना तो दो केस है। कितने केस हैं? या तो कायरलिटी सेंटर होना, अगर कायरलिटी सेंटर नहीं है तो ये तो बाइफिनाइल वाला केस बचता है या फिर एलिन वाला केस बचता है। ट्रांसाइक्लोक्टिन तो एक सिंगल केस है। क्लियर? तो इन तीनों केस में से किसी न किसी एक पर आना चाहिए, यानी कि विद कायरलिटी सेंटर एंड विदाउट कायरलिटी सेंटर। आइए पहले वाले में, क्या ये केस आपको विदाउट कायरलिटी सेंटर वाला लग रहा है? बाइफिनाइल है, क्यूमुलेटेड पोलिन है, तो हटा दो। अब कायरलिटी सेंटर इसके पास होना चाहिए। और क्या इस मॉलिक्यूल के पास सिंगल कायरलिटी सेंटर है? खत्म हो गई खेल। आप बताइए, सिंगल कायरलिटी सेंटर मॉलिक्यूल कैसा होता है? ऑप्टिकली, जी हाँ, ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है। इस कंपाउंड के थ्रू पीपीएल को पास करोगे तो पीपीएल को रोटेट करेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट दिया है 2 ब्रोमो ब्यूटेन, नाम दिया है, स्ट्रक्चर बनाएंगे। ये हमारे सामने कुछ इस प्रकार से है। 2 नंबर पर दोस्तों क्या लगा देना है? बी आर। अब बताइए ये कौन सा केस है, विद कायरलिटी सेंटर और विदाउट कायरलिटी सेंटर? विद कायरलिटी सेंटर और विदाउट। विदाउट वाले तो दो हैं, एक तो लगातार नंबर ऑफ पाई बॉन्ड E1 और एक बाइफिनाइल। तो ये तो विदाउट वाला केस है, तो इसके पास कायरलिटी सेंटर होना चाहिए। आप बताओ कितना कायरलिटी सेंटर है इसके पास? एक। एंड सिंगल कायरलिटी सेंटर ऑलवेज ऑप्टिकली। खत्म हो गया क्वेश्चन। नीट में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। फ्यूमेरिक एसिड, आप जानते हैं हमने जीआई में बातें की थी, यहां पर भी हम बातें करते हैं। फ्यूमेरिक कौन से वाला होता है? सिस वाला होता है कि ट्रांस वाला? ट्रांस वाला। सिस वाला होता है मेलेइक और ट्रांस वाला होता है फ्यूमेरिक। आप बताओ क्या ये आपका विदाउट कायरलिटी सेंटर वाला केस है? क्या ये विदाउट कायरलिटी सेंटर वाला केस है? नहीं। तो फिर इसके पास कायरलिटी सेंटर होना चाहिए। और इसके पास कायरलिटी सेंटर कितना है? 0। तो ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। नो नीड टू चेक COS, नो नीड टू चेक POS। ये क्लैरिटी होती है। हाँ, मैं अगर टाइम पास करना चाहता हूं, अगर मैं नौटंकी करना चाहता हूं, तो मैं ऐसे दिखाऊंगा, देखो बच्चों ये क्या है? सेंटर। तो यहां पर क्या आ गया है? COS। लेकिन लिटरली क्या जरूरत थी? नहीं थी। सिंपल सी बात है। क्लियर? कायरलिटी सेंटर नहीं है तो होता है फ्यूमेरिक। आप बताओ क्या ये आपका विदाउट कायरलिटी सेंटर वाला केस है? क्या ये विदाउट कायरलिटी सेंटर वाला केस है? नहीं। तो फिर इसके पास कायरलिटी सेंटर होना चाहिए। और इसके पास कायरलिटी सेंटर कितना है? 0। तो ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। नो नीड टू चेक COS, नो नीड टू चेक POS। ये क्लैरिटी होती है। हाँ, मैं अगर टाइम पास करना चाहता हूं, अगर मैं नौटंकी करना चाहता हूं, तो मैं ऐसे दिखाऊंगा, देखो बच्चों ये क्या है? सेंटर। तो यहां पर क्या आ गया है? COS। लेकिन लिटरली क्या जरूरत थी? नहीं थी। सिंपल सी बात है। क्लियर? कायरलिटी सेंटर नहीं है तो फिर इसको कायरल होने का कोई मतलब नहीं है। कौन से हो सकते हैं विदाउट कायरलिटी सेंटर? बाइफिनाइल एंड क्यूमुलेंस। उसमें केस है नहीं है, तो सीधा सा आंसर आ रहा, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें तो ये हमारे सामने कौन है बताओ? मेलेइक एसिड। सही बात है कि नहीं है? आप बताओ इसमें कितने कायरलिटी सेंटर हैं? यू विल से 0 कायरलिटी सेंटर। तो विदाउट कायरलिटी सेंटर वाला केस है क्या ये? नहीं। तो ये भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं हो सकता। अब एक बार देखो, ये दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमर एक दूसरे के। ट्रांस वाले को क्या बोलते हैं? फ्यूमेरिक। और सिस वाले को क्या बोलते हैं? मेलेइक। मेलेइक को ऐसे याद रखो, मिले हुए, मतलब एक साइड है दोनों, देखो COOH। फ्यूमेरिक का मतलब पूछ रहा है फिर कब मिलेंगे, मतलब दूसरी साइड चले गए। हाँ, इससे ज्यादा माहौल बनता है मैं जानता हूं, पर उसका कोई फायदा है नहीं। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अल्फा अमीनो एसिड्स, अब ये आपके बायोलॉजी का पार्ट है, बायोमोलिक्यूल्स में, तो मुझे बताना पड़ेगा कि अल्फा अमीनो। तो वो तो हो गया ना, वो तो ऑलरेडी हो गया ना। अगर किसी में सिंगल कायरलिटी सेंटर है तो आपको अनसिमेट्रिकल ही मिलेगा। तो वो तो अपन ने और शॉर्ट कर दिया ना, सिंगल कायरलिटी सेंटर एक्टिव। टाइम बच गया ना, इसलिए आपका सोचना गलत नहीं है, पर हमने उसको भी और प्रिसाइजली बात कर ली है। अब आते हैं अल्फा अमीनो एसिड्स। देखो अल्फा अमीनो एसिड्स होते क्या है? सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए, ये वाले जो आपके कंपाउंड्स होते हैं ये क्या रहेंगे? अल्फा अमीनो एसिड। सही बात है कि नहीं?
अब देखो इसमें अगर अपन बात करें तो ये जो कार्बन है इट इज ए कायरलिटी सेंटर, बशर्ते बशर्ते आर किसके बराबर ना हो, एच के बराबर ना हो, क्योंकि आर और एच हो गया तो फिर ये कायरलिटी सेंटर नहीं होगा। अगर आर एच नहीं है तो फिर इसमें कितना कायरलिटी सेंटर रहेगा, सिंगल, सिंगल कायरलिटी सेंटर हमेशा रहेगा। और सिंगल कायरलिटी सेंटर कंटेनिंग कंपाउंड्स आर कायरल एंड ऑप्टिकली एक्टिव। आगे बात समझ में चल। अब अगले क्वेश्चन, अब आएंगे आपके पीओएस सीओएस की तरफ। देखो अभी तक के क्वेश्चंस में तो जरूरत ही नहीं पड़ रही थी। अब आते हैं दोस्तों आगे वाले क्वेश्चंस पर, पेन डाउन और समझेंगे मेरी अप्रोच क्या रहेगी। ठीक है, आपको तो क्वेश्चंस मॉड्यूल में है ही, आप जानते हैं, क्लियर, कॉमन भी नहीं होते। आप देखोगे जो मॉड्यूल में क्वेश्चन है वो नोटबुक में नहीं है। आइए सबसे पहले बताओ मॉलिक्यूल में कितने कायरलिटी सेंटर हैं, दो, सही बात है कि नहीं है। तो इसमें कायरलिटी सेंटर है दो। तो क्या आप दो कायरलिटी सेंटर पर गारंटी ले लेते हैं कि मॉलिक्यूल कायरल होगा? चेक करना पड़ेगा। मॉलिक्यूल बताओ कैसा है, कॉन्स्टिट्यूशनली बताओ, मॉलिक्यूल बताओ कॉन्स्टिट्यूशनली कैसा है। अब तो सर चेक करना ही पड़ेगा। एक मिनट सर, आपने कॉन्स्टिट्यूशनली सिमेट्रिकल कैसे बोला? आप नंबरिंग यहां से भी शुरू कर सकते हैं और आप नंबरिंग यहां से भी, यहां से करोगे तो भी 1,3 डाइमिथाइल, यहां से करोगे भी तो 1,3 डाइमिथाइल, तो कॉन्स्टिट्यूशनली सिमेट्रिकल है। ओके, अब चलते हैं आगे, ध्यान से सुनते रहे अप्रोच मेरी। अब सबसे पहले आप बताओ क्या इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा या नहीं होगा? सर आपने तो सीधा क्रॉस कर दिया, घर से याद करके आए आप तो आंसर। हाँ कुछ हद तक सही है, क्लियर। लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा दोस्त, ऑड मेंबर्ड रिंग में कभी सेंटर ऑफ सिमेट्री, ये आपको रिवीजन करने पर पता चलता है कि ऑड मेंबर्ड रिंग है तो सेंटर ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। अब क्या ढूंढे, प्लेन ऑफ सिमेट्री। सोचिए कोई ऐसा प्लेन है जो पूरे मॉलिक्यूल को दो बराबर हिस्सों में कट कर, हमेशा ध्यान रखिए कायरलिटी सेंटर से कोई प्लेन पास नहीं होगा। आपके पास दो कायरलिटी सेंटर हैं, क्या है, दो कायरलिटी सेंटर, तो मॉलिक्यूल को ऐसे ही काटोगे ना कि एक इधर वाले हिस्से में और एक इधर वाले हिस्से में। बच्चा कभी दिमाग ही नहीं लगाता है कि कट कहां से करना है। अरे भाई प्लेन दो बराबर हिस्सों में कट करता है, जाहिर सी बात है, क्लियर। अगर आपके पास मान लो आपको डिस्ट्रीब्यूशन करना है, आपके पास दो बॉल है तो आप कैसे करोगे, एक एक बांट दोगे। अगर आपके पास चार बॉल है तो कैसे बांट दोगे, दो दो बांट दोगे। तो इतनी कॉमन सेंस तो होनी चाहिए। तो दो कायरलिटी सेंटर हैं तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं बीच से काटना पड़ेगा। और क्या ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है दोस्तों? एक बात बताओ, क्या इस कॉर्नर पर जुड़े हुए एटम्स की टेंशन आप लेने वाले हैं? नहीं, कुछ भी हो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ये तो सुलझ गया है, पक्का, जी हाँ। और बताओ CH3 के सामने, बताओ H के सामने, यहां पर कार्बन कार्बन दोनों हाइड्रोजन है, टेंशन की जरूरत नहीं है। तो इट कंटेन्स प्लेन ऑफ सिमेट्री। देखो कायरलिटी सेंटर रखते हुए भी मॉलिक्यूल कैसा है, अकायरल। सो दिस मॉलिक्यूल इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, अकायरल मॉलिक्यूल है। बताओ इसकी मिरर इमेज सुपर इंपोजेबल या नॉन सुपर इंपोजेबल? सुपर इंपोजेबल। अब कोई बोलेगा सुपर इंपोज करके दिखा, हमें क्या मतलब, तू कर, सीधा सा, अकायरल मतलब सुपर इंपोजेबल, पीओएस सीओएस आता है सुपर इंपोजेबल। कैन वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? पहले बाइसेक्टिंग कौन सा, प्लेनर नहीं है राक्षस ये। इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3, इस कार्बन की, इस कार्बन की sp3, तो मॉलिक्यूल प्लेनर थोड़ी है, पूरी रिंग एक प्लेन में नहीं है। आगे बात समझ में। और फिर कैसे काटेगा, इसमें ऊपर तो CH3 नीचे, कायरलिटी सेंटर से कभी प्लेन पास नहीं होता है। आगे बात समझ में। चलिए नेक्स्ट, आइए मुझे सॉल्व करने दीजिए पहले ना, आपके लिए क्वेश्चंस हैं, ध्यान रखिए। सबसे पहले बताओ मॉलिक्यूल में कितने कायरलिटी सेंटर है? आप बोलोगे सर मॉलिक्यूल कंटेन्स टू कायरलिटी सेंटर, सही बात है। तो यहां पर मैंने लिख दिया है कायरलिटी सेंटर हैं दो। उसके बाद बताइए मॉलिक्यूल कैसा है कॉन्स्टिट्यूशनली, बताओ जल्दी से मुझे, कॉन्स्टिट्यूशनली कैसा है, सिमेट्रिकल। सही बात है कि नहीं है? सर ये कैसे पता चल रहा है आपको कॉन्स्टिट्यूशनली सिमेट्रिकल है? देखो यहां से नंबरिंग करो, यहां से नंबरिंग करो, एक ही बात है, स्टीरियो को इग्नोर कर दो बस, क्लियर। ठीक है, फिर तो हमें चेक करना पड़ेगा। सबसे पहले मैंने आपसे बिना पूछे लिख दिया है इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। आप बहुत सारी चीजें हमसे बिना पूछे लिखते हैं सर, लेकिन रीजन बताओ क्यों? क्योंकि कैसी रिंग है, ऑड मेंबर। अब जो रिवाइज करके आया है उसको तो तुरंत याद आ रहा है, और जो रिवाइज नहीं करके आया उसको मुझे याद दिलाना पड़ रहा है। नेक्स्ट हमारे सामने है प्लेन ऑफ सिमेट्री। आप सोचिए दो हिस्सों में कैसे काटा जा सकता है। भाई एक कायरलिटी इधर चला जाए और एक कायरलिटी सेंटर इधर, कायरलिटी सेंटर होगा तो कायरलिटी सेंटर से तो कोई प्लेन पास नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन बचता है कि मैं इसको ऐसे कट करूं। ऐसे कट करने पर आप बताइए यहां पर कोई दिक्कत है नहीं,
सेम मामला। बताओ यहां पर कार्बन के सामने कार्बन, यहां पर 2 हाइड्रोजन, वहां भी 2 हाइड्रोजन। यहां पर देखो ऊपर की साइड कौन है, CH3, पर ये CH3 के सामने क्या दिखा रहा है, H। ये तो कोई तिलिस्मी मिरर ही कर सकता है, इसका मतलब ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। इसके अलावा कोई हो भी नहीं सकता, क्योंकि बराबर इससे फिर 2 नहीं होंगे। तो बताइए, ना तो POS है और ना ही COS है, तो मॉलिक्यूल कैसा है, कायरल। कायरल का मतलब ऑप्टिकली, बताओ मिरर में सुपर इंपोजेबल या नॉन सुपर इंपोजेबल। क्लियर हो गया। आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ध्यान से सुनना दोस्तों। अब आपकी 9th-10th की नॉलेज चेक होगी कि एक मिरर इमेज बनाता कैसे है, एक मिरर इमेज बनाता कैसे है, यह सबसे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में बताओ कितने कायरलिटी सेंटर दिख रहे हैं। दिस इज ए कायरलिटी, दिस इज ए कायरलिटी सेंटर, सही बात है, इसके अलावा कोई कायरलिटी सेंटर। अच्छा, मॉलिक्यूल को देखकर बताओ, नेमिंग तो मैंने इस टाइप के कंपाउंड्स की नहीं सिखाई है आपको, पर देखने मात्र से आप बता सकते हो कि मॉलिक्यूल कॉन्स्टिट्यूशनली सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल की खास बात होती है दो तरफ से एक जैसा दिखेगा। जैसे अगर मैं यहां से मूव करना शुरू करूं, बताओ ये कार्बन, कार्बन के बाद कौन है, ऑक्सीजन के बाद कौन है, और फिर यहां पहुंच गया। ऐसे मूव करूं या फिर मैं ऐसे मूव करूं, बताओ कार्बन के बाद कौन है, ऑक्सीजन के बाद, और कार्बन के बाद ये। तो देखो यहां से यूं घूमो चाहे यहां से यूं घूमो, एक जैसा मामला दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये मॉलिक्यूल कैसा है, कॉन्स्टिट्यूशनली सिमेट्रिकल, दो साइड से एक जैसा दिख रहा है। देखो यहां से यूं जा रहा हूं या यहां से यूं जा रहा हूं, दो जगह से एक जैसा दिख रहा है, तो मॉलिक्यूल कॉन्स्टिट्यूशनली सिमेट्रिकल है। देखने से पता चल रहा है कायरलिटी सेंटर कितने हैं, 2। मॉलिक्यूल कैसा है आपका, कॉन्स्टिट्यूशनल, ये कांस्टेंट नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनली कैसा है, सिमेट्रिकल। आइए अब आपकी नॉलेज चेक होगी। अब आपको बताना है क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री ऐसा कुछ है क्या। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊं, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। आप बोलोगे, आप तो बोल ही दोगे, आप तो कई सालों से इस क्वेश्चन को करवा रहे होंगे, तो आपको तो आंसर याद है, बात तो आपकी सही है, क्लियर। पर आपने इतने कॉन्फिडेंस से कैसे बोला, और मैं कैसे सोचूं आपकी तरह इतनी जल्दी कि इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं। देखो सेंटर अगर अपन ये माने, बीच में मानेंगे, तो सेंटर की खास बात है अपोजिट कॉर्नर्स पर, क्या बोला था, आपके लगे हुए एटम कौन से कॉन्फ़िगरेशन में होने चाहिए, ट्रांस। यहां पर देखो, इस कॉर्नर के अपोजिट कॉर्नर ये रहा, ये दोनों अपोजिट कॉर्नर है। यहां पर बताओ CH3 कहां पर है, और यहां पर CH3 कहां पर है, तो इसी से ट्रांस कहां है, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट, खत्म। ये होता है पिन पॉइंट कॉन्सेप्ट। साफ दिख रहा है कि इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। चलिए सर, अच्छी बात है, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। अब बताओ इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं। चलाओ अपने खानदानी दिमाग को, इतनी जल्दी मत बोलो, सोचो, गलत जवाब दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सीखने के लिए बैठे हैं। क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है। कितने लोगों का POS दिख रहा है, ईमानदारी से बताओ, कुछ को दिख रहा होगा, यस कुछ को दिख रहा है, ठीक है। पहले मैं बताता हूं, वही दिख रहा है तो सही है, उसके अलावा दिख रहा है तो बताना। उसी मॉलिक्यूल को मैं फिर से लिखता हूं, उसी मॉलिक्यूल को मैं फिर से लिखता हूं, ठीक है बच्चे। यहां पर बताओ कौन है, CH3, यहां पर बताओ कौन है, CH3। आगे बात समझ में। आइए मिरर की कुछ प्रॉपर्टीज जान लेते हैं। मान लीजिए आपने मिरर ऐसे रखा हुआ, ऐसे, कैसे रखा हुआ है, ऐसे, और आपने यहां पर 1 लिखा है, तो पता है इसकी इमेज कहां बनाएगा, इमेज हमेशा बनती है परपेंडिकुलर, यहां पर 1 बनेगा। क्या मैंने सही बोला, मिरर इमेज कहां बनेगी वो डिपेंड करता है कि मिरर रखा कैसे है, हमेशा परपेंडिकुलर बनती है सेम डिस्टेंस पर। अगर मैंने यहां पर ही 1 लिखा हुआ है, समझना आप, और मैंने आपका मिरर तिरछा रख दिया है, कैसा रख दिया है, तिरछा। अब बताइए 1 की इमेज कहां बनेगी, कहां बनेगी 1 की इमेज। अच्छा, मैं आपको बता रहा हूं कि 1 की इमेज यहां बनेगी। सही है कि गलत है, सही है कि गलत है। मेरे भाई इधर देखो, यहां पर जब आपने देखा तो यहां पर जो इमेज बन रही है कितने के एंगल पर बन रही है, 90 डिग्री। क्या सही बात है, ये ऑप्टिक्स के बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, 9th-10th में बता दिया जाता है तो मिरर के बारे में। तो आइए अब हम क्या कर रहे हैं, हम मिरर तिरछा रखा और हम सोच ये रहे हैं, क्या आपको लगता है ये एंगल 90 का है, तो ये इमेज नहीं है। अगर इसके सामने यहां 1 लिखा हुआ है और यू मिरर रखा हुआ है, तो ये एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है। तो सर फिर उसकी इमेज बनेगी कहां पर, दोस्त इसकी जो इमेज बनेगी वो यहां पर बनेगी। कहां पर बनेगी, यहां पर। अब देखो एंगल कितने का है, 90 का। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है।
जब हमें यह नहीं पता चलता कि मिरर इमेज बनाएगा कहां पर, तो फिर कैसे हम बात कर सकते हैं? अब आप खुद सोचिए, अगर अपन बात करें, आप यहां पर इस प्रकार से हैं, खड़े हुए हैं, यू मिरर रखा हुआ है, सही बात है। तो बताइए इमेज भी तो बिल्कुल एज इट इज ऐसी ही बनेगी। बताओ, सिर के सामने सिर बनेगा, पैर के सामने पैर बनेंगे। अब आप ऐसे यहां पर यूं खड़े हुए और किसी ने मिरर यूं रख दिया है, मिरर यूं रख दिया है। अब आप क्या कह रहे हो कि भाई साहब यहां पर बनेगा पैर, सिर के सामने क्या बनेगा सिर, पैर के सामने क्या बनेगा। अभी मिरर चेंज कर दिया है, तो आप जानते हैं ये कुछ इमेज भी आपकी इसी तरीके से बनाएगा, ऐसी थोड़ी बनाएगा। तो मिरर कहाँ रखा है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा है कि तू इतना हमें ऑप्टिक्स क्यों पढ़ाने लग गया? क्योंकि जिन्होंने प्लेन ऑफ सिमेट्री ढूंढा है उनसे दो गलतियां हुई हैं। एक, उनको मिरर की पूरी नॉलेज नहीं। दूसरा, उन्होंने ब्लंडर किया है। वो तो गलती नहीं, गलता कहना चाहिए, और शुद्ध भाषा में उसे पाप कहना चाहिए। क्या कहना चाहिए? पाप। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं, जिन्होंने भी प्लेन ऑफ सिमेट्री ढूंढा है, काफी बच्चों ने जो प्लेन ऑफ सिमेट्री ढूंढा होगा वो ये ढूंढा होगा, ये वाला। कितने लोगों का यही था? यही इमेजिन किया? तो तुम्हें तो राक्षस जूते से मारना चाहिए। क्यों सर, इतनी सजा क्यों हमको? बताओ थोड़ा सा, बताइए क्या है, ये क्या है? सब भूल जाता, कम से कम ये तो याद रखता, कायरल्टी सेंटर के थ्रू कोई प्लेन पास। ये तो मतलब मिस्टेक है हमसे, अगर हम कायरल्टी सेंटर के थ्रू प्लेन पास। इसीलिए तो पहले कायरल्टी सेंटर पढ़ाया है। लोग पहले ही पीओएस पढ़ा के 15-20 क्वेश्चन करवा देते हैं, पर बच्चे को कभी क्लियर ही नहीं होता कि मुझे पीओएस सोचना कहां से। पहली गलती कि कायरलिटी सेंटर के थ्रू प्लेन ऑफ सिमेट्री कभी नहीं होता है। दूसरी गलती सोचना, अगर आपने मिरर यूं रखा हुआ है, यूं रखा हुआ और सोच रहे हैं ऑक्सीजन के सामने ऑक्सीजन, कार्बन के सामने, गलत, ये नहीं है। मिरर तिरछा है। तो हमेशा ध्यान रखिए, जहां से मिरर जाएगा ना, इधर से पहला एटम, इधर से पहला एटम, मिरर इमेज बनेगी। तो यहां पर कौन है बताओ? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की मिरर इमेज यहां बनती हुई दिखेगी, क्योंकि मिरर तिरछा है। अब समझ में आया? मिरर तिरछा है, क्लियर। तो हम मिरर तो तिरछा रख रहे हैं, सोच बिल्कुल वैसे ही रहे हैं। तो यहां पर ये रहेगा। आप बताइए, यहां पर ऑक्सीजन की मिरर इमेज इधर से कहां से बनेगी? यहां बनेगी, ये बनेगी। तो ऐसे सोचा करो, ध्यान से सुनो, मिरर से इधर वाला पहला एटम और उधर वाला पहला एटम मिरर इमेज होना चाहिए। कैसे भी रख लो, अब दिक्कत ही नहीं है। अब बताओ, ऑक्सीजन को कौन दिखा रहा है? कार्बन। क्या ये मिरर हुआ? तो ये तो भाई साहब आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं हो सकता। इसके अलावा कोई सोच सकते हैं? सर अब आप लगे हाथ हो तो और बता दो, और क्या क्या मैं गलत सोच सकता हूं। दूसरा, कुछ बच्चे ये वाला प्लेन सोच लेते हैं, ये तो साफ दिखता है नहीं है। अब बिल्कुल सही सोचेंगे, आप देखना, आप गलती नहीं करेंगे। आप बताओ, मिरर यहां से, प्लेन यहां से गया है, तो इधर से पहला एटम ये है और इधर से पहला एटम। अब बताओ, इस कार्बन पर तो मिथाइल है, लेकिन इस कार्बन पर मिथाइल। तो सिंपल फंडा है, जहां से मिरर जाए उधर से इधर वाला पहला और उधर वाला पहला मिरर इमेज होना चाहिए। अब बताओ, क्या ये आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री है? नहीं सर, ये तो नहीं है। चलिए और सोचते हैं, और क्या हमारे सामने आ सकता है। अगर अपन बात करें प्लेन ऑफ सिमेट्री, आप बताइए, क्या ये प्लेन ऑफ सिमेट्री हो सकता है? ये प्लेन ऑफ सिमेट्री हो सकता है? सोचो थोड़ा सा। अगर मैं इधर जाऊंगा, पहला एटम कौन है बताओ? कार्बन, और उस पर कौन है? मिथाइल। और इधर जाऊंगा तो पहला एटम ऑक्सीजन। तो यही एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है। इसका मतलब ये भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। अपने को डिस्कशन से कोई दिक्कत नहीं है, जितना गलत सोचना है क्लास में सोचो, एग्जामिनेशन सेंटर में नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि इस मॉलिक्यूल में सर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो इस मॉलिक्यूल में दोस्तों पीओएस भी नहीं है, सीओएस भी, हेंस मॉलिक्यूल इज कायरल। एंड कायरल बोले तो ऑप्टिकली एक्टिव एंड सुपर इंपोजेबल या नॉन सुपर इंपोजेबल। नॉन सुपर इंपोज छापने का मौका दिया जाएगा, रुको, चोर छिपे मत छापो ना। अगले पर बात करो अब। ए कायरल, बिल्कुल सही जवाब है, सबका आना चाहिए। सबसे पहले बताओ, कायरलिटी सेंटर कितने हैं? सही बात है कि नहीं है? ये रहे। तो कायरलिटी सेंटर तो है दो। मॉलिक्यूल बताओ कॉन्स्टिट्यूशनली कैसा है? सिमेट्रिकल। कैसे? अरे देखो, यहां से चलो कायरलिटी सेंटर से, बताओ पहले कौन आया? ऑक्सीजन। ये चला कायरलिटी सेंटर से, बताओ कौन आया? ऑक्सीजन। आगे चलो, कौन आ गया बताओ? कार्बन। आगे चलो, कौन आ गया बताओ? तो दो साइड से मॉलिक्यूल एक जैसा दिख रहा है। सो मॉलिक्यूल कॉन्स्टिट्यूशनली सिमेट्रिकल मींस वी हैव टू चेक COS एंड वी हैव टू चेक POS। एग्रीड?
अब बताइए आप किस प्रकार से बात करें हम। सबसे पहले बताओ क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है? अभी अभी ढूंढ कर आए हम, सेम ही था, बस केवल क्या चेंज किया है, वेज एंड डैश। तो आप फुल ट्राई करना, आपको इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगा। लेकिन दोस्त इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है। कहां सर, हमें नहीं दिख रहा, आप अलग से देख पा रहे हो क्या? ये सेंटर मानो। बताओ इधर देखो, अब ध्यान से मेरी बात को एकदम बढ़िया तरीके से सुनेंगे। बताओ इस कार्बन के अपोजिट ये कार्बन, यहां CH3 बताओ किस पर है, तो यहां बताओ यहां हाइड्रोजन कहां है, डैश पे। क्लियर? तो यहां हाइड्रोजन कहां है, सही तो है। इधर देखो ऑक्सीजन के सामने, बिल्कुल सही। कार्बन के सामने बताओ यहां हाइड्रोजन वेज डैश, तो यहां पर भी डैश वेज। बिल्कुल, इसमें क्या है, सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री है, इसका मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। मॉलिक्यूल कैसा है, कायरल या अकायरल? मिरर इमेज सुपर इंपोजेबल या नॉन सुपर इंपोजेबल? अल्फा नेट जीरो या नॉन जीरो? नो अल्फा नेट अकायरल, अल्फा नेट जीरो, ऑप्टिकली इनएक्टिव। इनएक्टिव क्या होता है, अल्फा नेट जीरो होता है। चलिए अब वापस से थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले बताएंगे कायरलिटी सेंटर कितने हैं। मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये कायरलिटी सेंटर नहीं है। ये जीओसी के बाद पता लगेगा कि दिस नाइट्रोजन इज sp2, दिस नाइट्रोजन इज sp2। सर क्या अभी पता लग सकता है? नहीं, बहुत टाइम लग जाएगा और कोई मतलब भी नहीं है। तो जब जीओसी आप पूरी पढ़ चुके होंगे उसके बाद ही ऐसे क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, परेशान नहीं होना है। और नीट में, नीट से पहले तो जीओसी जाहिर सी बात पढ़ चुके होंगे हम। क्लियर? तो ये हमारे सामने एक कायरलिटी सेंटर बच्चे ये है, और एक कायरलिटी सेंटर बच्चे ये है। दो कायरलिटी सेंटर है। भाई डाउट इसी पर ही था ना अपने को, वो मैंने बोल दिया कायरलिटी सेंटर नहीं है। तो आप बताओ इसमें कायरलिटी सेंटर कितना है बच्चा? सही बात है। चलिए अब मेरी बात को ना ध्यान से सुनना एकदम बढ़िया तरीके से। मोलिक्यूल कैसा है, कॉन्स्टिट्यूशनली सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल? अब देखो इसमें नेमिंग नहीं बता सकता क्योंकि इस टाइप के हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स की नेमिंग हमारे सिलेबस में। तो देखो क्या दो साइड से एक जैसा मॉलिक्यूल दिख रहा है? क्या दो साइड से एक जैसा मॉलिक्यूल दिख रहा है? देखो इस कायरलिटी सेंटर से जाओ आगे, कौन है, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। इस कायरलिटी सेंटर से आगे जाओ, कौन है, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। आगे जाओगे तो कौन है, नाइट्रोजन। पक्का? आगे जाओगे तो कौन है, नाइट्रोजन। फिर ये कायरलिटी सेंटर, उधर ये कॉमन पॉइंट पर आ गए। तो देखो दो साइड से मॉलिक्यूल एग्जैक्टली कैसा दिख रहा है, सेम। तो इसका मतलब है कि मॉलिक्यूल आपका कॉन्स्टिट्यूशनली कैसा है, सिमेट्रिकल। सही बात है कि नहीं है? अब तो पीयूएस यूएस चेक करना ही पड़ेगा। सबसे पहले बताओ क्या इसमें प्लेन ऑफ सेंटर ऑफ सिमेट्री है क्या? सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। देखो काफी बच्चों का एकदम खटक से आंसर आया है, और उम्मीद करता हूं वो पहली बार इसको पढ़ रहे होंगे। उसके बावजूद भी इसका मतलब उन्होंने इस वाले क्वेश्चन से और इस वाले क्वेश्चन से सीखा है और उसको अप्लाई किया है। कैसे? आप सोचो, यहां पर CH3 कौन है, यहां पर CH3 आखिरी टर्मिनल पर कौन होता है, कार्बन। CH3 कहां पर है, और यहां पर कैसे होगा सेंटर? अपोजिट तो क्या इसमें होना चाहिए, ट्रांस। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। अब बताओ क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या? सोचो। अब देखो जो नॉर्मली बच्चा सोच रहा था कि ये वाला लगता है बच्चे को, सबसे पहले कौन सा वाला लगता है, ये वाला। क्लियर? ये वाला आपका लगता है प्लेन ऑफ सिमेट्री, लेकिन अब उसको क्लियर है कि मैं क्या कर रहा हूं, ये तो कायरलिटी, और कायरलिटी सेंटर से तो कोई प्लेन जाता ही। आप सोचो कितना आसान कर दिया आप लोगों के लिए। जब आप पीयूएस यूएस पढ़ते हो ना तो एक बार भी नहीं सोचते कि कायरलिटी सेंटर से कोई प्लेन पास, और हम फालतू में परेशान होते रहते हैं। जो हमें दिख रहा था वो तो हो ही नहीं सकता, कायरलिटी सेंटर है, उसके अलावा तो सर मैं कोई सोच भी नहीं रहा था। इसका मतलब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो पीयूएस भी नहीं है एंड सीयूएस भी नहीं है। डिक्लेयर्ड एज ऑप्टिकली एक्टिव। मॉलिक्यूल कायरल या अकायरल? कायरल। दोस्तों जल्दी से अगले वाले में बताओ कितने कायरलिटी सेंटर हैं? एक कायरलिटी सेंटर ये है और एक कायरलिटी सेंटर ये है। बताओ मॉलिक्यूल कॉन्स्टिट्यूशनली कैसा दिख रहा है? मॉलिक्यूल कॉन्स्टिट्यूशनली सिमेट्रिकल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ऊपर वाले से में बस सिस था, इसमें क्या कर दिया है, ट्रांस। लेकिन दोस्तों इसमें पीओएस तो नहीं है, लेकिन सीओएस इसमें है। ये देखो अपोजिट एकदम, ये और ये एक जैसा एग्जांपल है। तो इसमें क्या है, सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव। कायरल या अकायरल? मिरर में सुपर इंपोजेबल या नॉन सुपर इंपोजेबल? अल्फा नेट जीरो या नॉन जीरो?
ये सारे जेई एडवांस के क्वेश्चंस है। सुलटाई आगे बढ़ूंगा। आपका लेवल क्या होगा वो मैं डिसाइड करूंगा, ये ध्यान रखना। हर टीचर कहता है क्या पढ़ाएं, बच्चों का लेवल ही नहीं है। बच्चों का लेवल वास्तव में नहीं होता है, पर मास्टर बनाता है क्या लेवल होता है। ये कोच का यही तो काम है। कोच अगर सॉफ्ट है, प्यारी बातें करता है, मीठी बातें करता है, समझ जाओ उसके अंडर ट्रेनिंग लेने वालों का कुछ होने वाला, ये साफ है, ये साफ है, इसमें कोई झूठ नहीं है। हम जब सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, गांव में बारिश होती थी तो बहुत सारे बच्चे छुट्टी कर लेते थे कि बारिश हो रही है आज तो नहीं पढ़ाएं, कैसे जाएंगे। हम जाते थे, कट्टा समझ तो कट्टा, हाँ, कट्टा यूं, चप्पल हाथ में और बैग यूं बाजू में, बहुत ज्यादा किताबें होती, पहुंच जाते थे। वो मास्टर उस दिन पूरा पढ़ाता था, उस दिन जानबूझ के पढ़ाता था। और ये ऑनलाइन वाला तो कोई था ही नहीं। वो ये कहते थे जो आ नहीं सकता, जिस जो बारिश देख के रुक गया, वो उसका कुछ होना भी नहीं। तो ये फैक्ट है। जितने ऑप्शंस दिए जाते हैं हम उनका मिस यूज ज्यादा करते हैं। एक ट्रेनर, क्या आजकल के ट्रेनर कैसे हो गए हैं, प्लेयर आता है, सर थोड़ा सा थकान है, आज मैं ट्रेनिंग नहीं कर पाऊंगा, थक गया हूं। कोच कहता है कोई बात नहीं, कल तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, ये कर देंगे। हाउ इज दैट, बच्चा बोलता हाई, जाओ कल करेंगे, तू जा मैं दौड़ रहा हूं। बच्चा बैठा देख रहा है, कोच दौड़ रहा है। आप बताइए कुछ होगा ऐसा। कोच ये होता है कि सर आज तबीयत खराब है, दौड़ नहीं पाऊंगा, ओके कल कितना दौड़ दे बच्चे अपन, सर 5, आज 10 दौड़ेंगे, आ जा, 10 किलोमीटर दौड़ेंगे। अगली बार वो कभी कहेगा ही नहीं कि देख 5 तो दौड़ना ही है, बोला तो 10 और दौड़ा जाएगा। अब बिल्कुल आजकल सोशल मीडिया का जमाना, कह सकते हैं कैसा निर्दयी है कि क्या कर रहा है, ये वो कर रहा है। एग्जाम डे वाले दिन अगर तबीयत खराब हो गई तो एक्सपीरियंस तो होना। जब उसको पता है कि मैं बीमार होते हुए भी 10 दौड़ सकता हूं, अभी तो मुझे कितना दौड़ना है, 5, ये कॉन्फिडेंस खरीदा नहीं जाता कहीं से, ये डेवलप किया जाता है प्रैक्टिस से। ये है मेन पॉइंट। मोटिवेशनल बातों से अच्छा लगता है, मोटिवेशन आता, एक मोटिवेशनल वीडियो देख के आया है कि ऐसा कर देना है, ऐसा कर देना है, और एक ने जीवन में कई बार किया है, वो दौड़ा है बीमार होते हुए। बताओ उसका मुकाबला कैसे करोगे। उसके पास टेक्निक है कि धीरे दौड़ना है, ये करना है, एक्सपीरियंस है जो हमारे पास नहीं है। बहुत बेसिक डिफरेंस है। आज तो लगातार मोटिवेशन की बातें हो रही हैं, यही तुमको समझ आ रहा है। क्वेश्चन तो लिस्ट प्रायोरिटी पर है, कुछ कह देते हैं सर बाकी सब समझ में आता है, जो कलर कॉम्बिनेशन है ना ये बिल्कुल जमती नहीं मेरे को। एक सोच समझकर कलर कॉम्बिनेशन लिया करो, पर्पल के साथ येलो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। सुलटा दिया है सभी ने। अब आपके अंदर उत्सुकता होनी चाहिए कि सर अब आगे वाले क्वेश्चन आप मत करना प्लीज, हम करेंगे। लीजिए, मैं यही मोटिवेट करना चाह रहा था आपको कि आप ये बोले कि सर हम करेंगे।
जल्दी जल्दी सुलटाएं भाई लोगों। ये टार्ट्रिक एसिड है जो आपके सामने अपनी अलग अलग फॉर्म्स में आ रहा है। सभी का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या पाओगे? सेम। गलती करने से मत डरो, करो, कोई दिक्कत नहीं है। सोचो कि सर ये सोचा गलत था, कोई दिक्कत नहीं। यहां नहीं तो एग्जामिनेशन सेंटर में गलत सोचोगे। पहली बार सही सोचने वालों में से अपन नहीं है, वरना तो सेलेक्ट हो चुके होते। और कुछ ने तो सोचा ही नहीं, मास ने बोल दिया, उसने सुन लिया, घर चला गया, बस। आइए पहले क्वेश्चन की तरफ चले दोस्तों। बताओ कितने कायरलिटी सेंटर हैं? एग्जैक्टली exactly. देखो कायरलिटी सेंटर ढूंढना तो सीख गए। एक ये है और एक ये है, तो कायरलिटी सेंटर हमारे पास हैं दो। क्लियर? दूसरा बताओ, मॉलिक्यूल कॉन्स्टिट्यूशनली आपको कैसा दिख रहा है? कॉन्स्टिट्यूशनली मॉलिक्यूल आपको दिख रहा है सिमेट्रिकल। सही बात है कि नहीं है? बिल्कुल सही बात है। नाउ वी नीड टू चेक सीयूएस एंड पीयूएस। अच्छा एक बार बताओ कंफर्मेशन कौन सा है? कंफर्मेशन बता दो कौन सा है? कौन सा है? ए सिस ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन होती है राक्षसो। कंफर्मेशन एक्लिप्स्ड, और एक्लिप्स्ड में कभी भी सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होता। एक मिनट सर कैसा नहीं होता? हालांकि बताया होगा मैंने बच्चे लास्ट क्लास में भी, फिर बता देते हैं। ये देखो, अगर आप सेंटर मानोगे तो इसके अपोजिट कोई है ही। ये मत बोल देना सी ओ ओ एच के अपोजिट ओ एच है, तो गर्दन तोड़ दूंगा। क्योंकि ओ एच प्लेन से बाहर वेज पर है। वेज है ये यहां पर नहीं है बोर्ड पर, ये तो बोर्ड के प्लेन से बाहर है। तो COOH के सामने कोई भी नहीं है। इसका मतलब अगर अपन बात करें तो इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। हमने बताया भी था कि एक्लिप्स्ड कंफर्मेशन में सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होता। क्या लगता है प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं है? बताइए, क्या इस मॉलिक्यूल के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं है? अगर मैं इस प्रकार से काटूं, सोचो जरा, अगर मैं इस प्रकार से काटूं तो क्या आपको यहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखाई देगा या नहीं देगा? अगर मैं इसको इस प्रकार से कट करूं तो ये रहा हमारे सामने प्लेन ऑफ। देखो दोस्तों, यहां से काटने की गलती मत करना, क्योंकि कायरलिटी सेंटर से तो कोई प्लेन पास होता ही। थोड़ा दिमाग पर जोर डालो, कितने कायरलिटी सेंटर हैं? दो। तो एक उधर चला जाए और एक इधर आ जाए। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? तो यहां पर बिल्कुल प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद है। तो मॉलिक्यूल कायरल या अकायरल? अकायरल, ऑप्टिकली इनएक्टिव। अगले पर दिमाग लगाओ जल्दी से। अब लिखने का तरीका बदल दिया है, लेकिन उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बताओ कितने कायरलिटी सेंटर हैं? एक तो ये रहा और एक ये रहा। कितने कायरलिटी सेंटर है दोस्तों? दो। तो नंबर ऑफ कायरलिटी सेंटर्स हमारे सामने है दो। बिल्कुल सही बात। बताओ मॉलिक्यूल कॉन्स्टिट्यूशनली कैसा है? सिमेट्रिकल। दोनों साइड से आयुपैक नंबरिंग सोची जा सकती है। जी हाँ, इग्नोरिंग द स्टीरियोकेमिस्ट्री। अब ध्यान से सुनो, क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है? देखिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर हमारे सामने होता तो कहीं बीच से ही हम कट करने की कोशिश करते। दोस्त सही बात है कि नहीं है? अगर हम कहीं से बीच से कट करने की कोशिश ऐसे करते हैं तो आप थोड़ा समझो बेटा, इसमें प्लेन नहीं है। अब गलती मत करना। आप बताओ, आप बताओ, ये जो आपका COOH है, ये कौन सी लाइन पर है? सॉलिड। सॉलिड लाइन पेपर के प्लेन में होती है या पेपर के प्लेन के बाहर या अंदर होती है? प्लेन। आप बताओ यहां पर H किस पर है? वेज का मतलब ये रियल में कहां है? ऐसे है, प्लेन से बाहर। और OH किस पर है? डैश पर। पेन देना बेटा मुझे, एक दे दो। तो HOH की पोजीशन इमेजिन करो। मेरे पास मॉडल्स यहां रखे हुए हैं, पर मैं आपको उसका आदि नहीं बनाना चाहता। पेपर में कोई यू रखेगा कि तुम्हारे सामने? तो इमेजिन करना, सोचो। अगर हम बात करें तो ये इस प्रकार से है, ऐसे। क्लियर? एक पेन और दे दो मुझे। ये आपकी कौन सी लाइन है? सॉलिड। अब दे रहे हो, दूसरा दे दो। ये है। अगर मैं इस कार्बन की बात करूं तो इस तरीके का माहौल है इस कार्बन पर।
इस तरीके का माहौल यू है। तो बताइए यहां पर कौन है, H, वहां पर कौन है, ये एक सॉलिड लाइन, ये दूसरी सॉलिड लाइन, और इस वाले कार्बन पर ये रही सॉलिड लाइन, ये ऐसे बना हुआ मॉलिक्यूल। अब बताओ इसके अपोजिट बच्चा क्या बोलता है, इसके अपोजिट बोलता है H। कहां है, प्लेन से, ये प्लेन के, और ये यहां पर। तो इस बात को समझिए, सॉलिड का और वेज का प्लेन अलग अलग होता है। तो ये तो क्लियर हो गया है, क्या क्लियर हो गया है कि इसमें आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। क्यों, क्योंकि इसके पीछे कोई है ही, तो मिरर इमेज कहां हुई भाई, ये तो आपका रिफ्लेक्टिंग प्लेन है, तो सेम आपका होना चाहिए इसके पीछे। तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है, गायब। तो पीयूएस तो इसमें नहीं है। अब आइए सीयूएस की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, सीयूएस। ढूंढते हैं दोस्त इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो सेंटर कहीं ना कहीं बीच में होगा, यहां मान लू। अब देखो सॉलिड के अपोजिट कौन होता है, सॉलिड। तो देखो सीओएच के अपोजिट कौन है, सही बात है। आओ इधर जो वेज पर है उधर कहां होना चाहिए, बताओ बताओ, यहां पर OH प्लेन से बाहर, तो वहां OH प्लेन के, और ऐसा ही तो है। यहां पर बताओ ये किस पर है, OH बताओ किस पर है, तो इस पर कहां होना चाहिए, डैश पर ही। क्लियर। तो OH के अपोजिट अगर अपन बात करना चाहें तो कौन है, OH। अब बताओ यहां पर आपका जो है H कहां पर है, वेज पर, तो यहां कहां होना चाहिए, ऐसा ही है। तो देखो इसके अपोजिट कौन है आपका, ये। तो आप समझो इन शॉर्ट क्या समझाया मैंने ये कहा है, ये सेंटर मान लिया है। क्लियर, ध्यान से सुनो, ये क्या मान लिया है, सेंटर। तो देखो सेंटर सॉलिड लाइन के अपोजिट पर सॉलिड लाइन पर सेम होना चाहिए। तो देखो सॉलिड के अपोजिट सॉलिड है, इधर से देखो वापस से, सॉलिड के अपोजिट कौन है, सॉलिड। तो COH के अपोजिट कौन है, COH, मामला परफेक्ट। वापिस इधर देखो, यहां पर अगर अपन बात करना चाहें तो इसके अपोजिट कौन है, ये रहा। ठीक है, यहां पर जो किस पर है बच्चे, वेज पर, वो यहां किस पर होना चाहिए। अब सुनो ध्यान से, यहां जो वेज है उसके अपोजिट वहां डैश होना चाहिए, और यहां जो डैश है उसके अपोजिट वहां वेज, और इसमें परफेक्ट कॉम्बिनेशन बन रहा है। इसका मतलब इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है। अगर है तो मॉलिक्यूल कायरल या अकायरल, अकायरल। ऑप्टिकली एक्टिव या इनएक्टिव, इनएक्टिव। पक्का। अगले वाले क्वेश्चन पर ध्यान से फिर से सोचो। आप बताइए कितने कायरलिटी सेंटर हैं, दो। तो कायरलिटी सेंटर दो हैं। आपको दिख रहा होगा मॉलिक्यूल कॉन्स्टिट्यूशनली सिमेट्रिकल है, मींस नीड टू चेक सीयूएस एंड नीड टू चेक पीयूएस। आप बताइए अगर मैं इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री सोचना चाहूं, अगर मैं इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री सोचना चाहूं, तो क्या बताइए ये प्लेन का काम करेगा, क्या ये आपका पीयूएस होगा, सोचो क्यों, क्योंकि सीयूएच के सामने सीयूएच, कई बच्चे बोलते हैं सीओएच के सामने ओएच, अरे भाई कैसे बात कर रहा है, ओएच प्लेन से बाहर है, सॉलिड के आपके अपोजिट वेज डैश कैसे हो सकता है। क्लियर। तो यहां पर आपका सीओएच के सामने सीओएच नहीं है, इसका मतलब ये मिरर का काम नहीं कर रहा, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। आप बताइए क्या इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है, ध्यान से सुने, ध्यान से एकदम बढ़िया तरीके से। आप बताओ ये क्या मान लेते हैं, सेंटर। बताओ कार्बन के अपोजिट कार्बन, यहां पर OH किस पर है, तो यहां का होना चाहिए था, आप सोचो यहां पर OH बाहर की साइड, तो वहां पर OH, तभी तो एक दूसरे के अपोजिट आएंगे, लेकिन इसमें तो ऐसा नहीं है। इसका मतलब सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। पक्का। इसका मतलब पीयूएस भी नहीं, सीयूएस भी नहीं, मॉलिक्यूल कायरल एंड ऑप्टिकली एक्टिव। मिरर इमेज सुपर इंपोजेबल या नॉन सुपर इंपोजेबल, अल्फा नेट जीरो या नॉन जीरो, पक्का। कैन यू ट्राई दिस क्वेश्चंस, ट्राई कीजिए, गलत करने से मत डरिए, गलत करने से मत डरिए। ध्यान रखिए कायरलिटी सेंटर के थ्रू कोई भी पीओएस पास नहीं होता है। अगले वाले के बारे में क्या ख्यालात है, कायरल है कि अकायरल है, अकायरल, ये वाला कुछ नहीं, कैसे होगा, या तो कायरल होगा या कायरल नहीं होगा। क्या ये कायरलिटी सेंटर है, क्या ये कायरलिटी सेंटर है, कितने कायरलिटी सेंटर हैं, कायरलिटी सेंटर ढूंढने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बताओ कंफर्मेशन कौन सी है, कंफर्मेशन एक्लिप्स्ड, दोनों सॉलिड लाइन किधर हैं, दोनों सॉलिड लाइन किधर हैं,
एक्लिप्स्ड। तो आपको बताऊं, एक्लिप्स्ड कंफर्मेशन में सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो अपोजिट होने चाहिए थे वो सेम साइड है। एक बार फिर से सोच लो कि आपकी एक्लिप्स कंफर्मेशन के अंदर क्यों नहीं होता है सेंटर ऑफ सिमेट्री। क्योंकि देखो इसके अपोजिट कोई भी, अब फिर बोल देते हैं COH के अपोजिट, बोलता है OH। OH उसके अपोजिट नहीं है, OH तो प्लेन से यहां कहीं है। तो जो ये लाइन है ये आपके OH और H के बीच से गई है। इसका मतलब इसमें आपका सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। प्लेन ऑफ सिमेट्री के बारे में बताओ। अगर मैं ऐसे प्लेन ड्रॉ करूं तो क्या ये POS का काम करेगा? COH के सामने बढ़िया, बताओ कार्बन के सामने बढ़िया, OH के सामने क्या दिखाएगा? H दिखाएगा। ये कैसा प्लेन हुआ? आप मिरर के सामने खड़े हैं, यहां से यहां तक बिल्कुल सही है, पर मुंडी किसी और की दिखा रहा है, तो ये नॉर्मल मिरर नहीं हो सकता। पूरा मॉलिक्यूल दो बराबर हिस्सों में कटना ऐसे कि एक दूसरे की क्या दिखे? मिरर इमेज। तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो बताओ मॉलिक्यूल कायरल या अकायरल? कायरल। ऑप्टिकली एक्टिव या इनएक्टिव? मिरर में सुपर इंपोजेबल या नॉन सुपर इंपोजेबल? पक्का? नाउ ट्राई दीज टू क्वेश्चंस, ट्राई दीज टू क्वेश्चंस। अच्छे क्वेश्चंस हैं। अब किस में आ गए हैं? सॉहर्स प्रोजेक्शन। सिंपल में देख लिया, वेस्डेस में देख लिया, सॉहर्स में, न्यूमैन में, फिशर में, सब में सुलटा दे। जल्दी से जल्दी सुलटाएंगे। कायरलिटी सेंटर बताओ कितने हैं? कौन कौन से? एक तो ये है कायरलिटी सेंटर और एक ये है कायरलिटी सेंटर। कितने कायरलिटी सेंटर हैं? मॉलिक्यूल बताओ कॉन्स्टिट्यूशनली कैसा है? सिमेट्रिकल। दो साइड से नंबरिंग सोच पा रहे हो? यहां से करोगे यहां नंबरिंग खत्म हो जाएगी, यहां से करोगे वहां खत्म हो जाएगी। दोनों साइड से नंबर सबको क्या मिलने हैं? सेम। अब बताओ कन्फर्मेशन बता दो दोस्तों। कन्फर्मेशन, कन्फर्मेशन कौन सा है? एक्लिप्स्ड। और एक्लिप्स्ड में कौन नहीं होता है? COH। साफ दिख रहा है मेरे भाई, इसमें तो कोई बताने की जरूरत ही, देखो इसमें आएगा परफेक्ट समझ में। ये देखो COOH के अपोजिट कोई है ही तो कहां होगा सेंटर? हर किसी के अपोजिट सेम एटम ग्रुप होना चाहिए, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री इसके अंदर नहीं है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट प्लेन ऑफ सिमेट्री? अगर मैं ये वाला प्लेन यहां पर आपको इमेजिन करने के लिए कहूं, कौन से वाला प्लेन? अगर मैं ये वाला प्लेन आपको इमेजिन करने के लिए कहूं तो क्या ये प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगा? बताओ COH के सामने बढ़िया मामला है, बताओ कार्बन के सामने, बताओ OH के सामने, बताओ H के सामने, बिल्कुल सही। इसमें है प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड मॉलिक्यूल कैसा हो गया है? एक कायरल। मिरर इमेजेस की सुपर इंपोजेबल या नॉन सुपर इंपोजेबल? सुपर इंपोजेबल। आप बोलोगे सुपर इंपोज करके दिखा, मेरा काम नहीं है, पर अगर करोगे तो हो जाएगा, खत्म। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं दोस्तों। बताओ कितने कायरलिटी सेंटर हैं? दो। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। तो कायरलिटी सेंटर हमारे सामने है दो। नेक्स्ट अगर मैं आपसे पूछना चाहूं, बताओ मॉलिक्यूल कॉन्स्टिट्यूशनली कैसा है? यू विल से मॉलिक्यूल इज कॉन्स्टिट्यूशनली सिमेट्रिकल, मींस वी हैव टू चेक COS एंड POS। पक्का? अब बताइए सबसे पहले अगर हम बात करें क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो ध्यान रखिए कायरलिटी सेंटर से तो प्लेन पास होगा नहीं। इधर सुनो, किसी मॉलिक्यूल में दो कायरलिटी सेंटर कितने हैं? तो POS ऐसे रखो, एक इधर चला जाए एक इधर चला, और कोई ऑप्शन नहीं बचता। तो ये तो यही ऑप्शन बचता है कि सर ये वाला प्लेन सोचे। पर यहां पर बताओ COOH के सामने कौन है? तो गर्दन तोड़ दूंगा, इसके सामने है ये कहां पर है? उधर। H कहां है? इधर। 3D के अंदर विजुलाइज करने को बोला है। इसके अपोजिट तो कोई है ही, कुछ भी बोलते रहते हो। तो यहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। बताइए एक नहीं दोनों नहीं होने चाहिए। सेंटर ऑफ सिमेट्री, क्या ख्यालात है? क्या इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है दोस्तों? चलाएं अपने खानदानी दिमाग को और जवाब दें। अब देखो COH के सामने बिल्कुल सही। बताओ इधर अगर अपन बात करना चाहें तो OH के सामने, पक्का? फिर अगर अपन बात करना चाहें तो बताओ H के सामने है कि नहीं है? तो यही तो समझा रहा था कि जो यहां पर किस पर है? वेज पर, वहां का होना चाहिए अपोजिट होने चाहिए। क्लियर? तो इस मॉलिक्यूल के अंदर बताओ क्या आ गया है? सेंटर ऑफ सिमेट्री। मतलब मॉलिक्यूल कैसा हो गया? अकायरल। ऐसे मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव
नहीं पाए जाते। नोट डाउन कीजिए, जल्दी से आगे बढ़ूंगा। सुलटा दिया है। ये सब बेहतरीन लेवल के क्वेश्चंस हैं, इनमें कोई भी क्वेश्चन हल्का नहीं है, सारे अच्छे क्वेश्चंस हैं। हम इतने इजीली क्यों कर पा रहे हैं, उसके पीछे रीजन है अप्रोच। आगे बढ़ सकता हूं। क्वेश्चन नंबर कहां तक पहुंच गया अपन? 18, 17 था वो। लो कोई बात नहीं, 18 लो, लड़ाई नहीं करेंगे ना अपन, सब एक साथ हैं। बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप लोग। दिक्कत ये नहीं है कि आपको पहले नहीं आता था, वो तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। नहीं आता है उस बच्चे को सिखाया जा सकता है। जिसको थोड़ा थोड़ा आता है ना, उसको लगता है कि मुझे बहुत कुछ आता है, वो दिक्कत देता है। सुलटा दिया है। बताओ फिर 18 के बारे में क्या ख्याल आता है? कितने कायरलिटी सेंटर है? पक्का? कायरलिटी सेंटर कितने हैं? मॉलिक्यूल बताओ कॉन्स्टिट्यूशनली। तो आप इसमें चेक करेंगे, सीधा बोल दो कायरल। ये होती है अप्रोच। अब एक इसमें पीयूएस और सीयूएस ढूंढ रहा है, तो नॉर्मली आप देखोगे यही कहते हुए मिलेंगे। वन कायरलिटी सेंटर कायरल, मोर देन टू कायरलिटी सेंटर चेक सीयूएस चेक पीयूएस। कोई जरूरत नहीं है, उसमें भी आप इजीली आगे बढ़ सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। नाउ वी आर इन फिशर प्रोजेक्शन। किस में आ गए हैं? फिशर प्रोजेक्शन के अंदर आ गए हैं, और जल्दी से जल्दी बताएंगे कितने कायरलिटी सेंटर्स हैं। कौन कौन से? एक तो ये वाला और एक ये वाला। तो यहां पर कायरलिटी सेंटर कितने हैं? दो। तो कायरलिटी सेंटर के भी क्वेश्चन साथ के साथ चल रहे हैं। ये कार्बन कायरलिटी सेंटर क्यों नहीं है बताओ? क्योंकि सर ये तो आप जानते ही हैं, ऐसा होता है ये तो, और ऐसा होता है, तो ये कार्बन तो sp2 है, कैसे हो जाएगा सर कायरलिटी सेंटर? सिमिलरली ये कार्बन क्यों नहीं था बताओ? क्योंकि सर ये तो कंडेंस फॉर्मूला है, ऐसे देखोगे तो बताओ ये कैसा है? sp2, और sp2 कायरलिटी सेंटर नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है ना? तो कंडेंस फॉर्मूले की वजह से कई बार दिक्कत हो जाती है, हमें क्लियर होना चाहिए। आप बताओ दूसरा वाला पार्ट, मोलिक्यूल कॉन्स्टिट्यूशनली कैसा है? सिमेट्रिकल। सही बात है कि नहीं है? मीन्स वी हैव टू चेक CUS एंड PUS। अब चेक करना ही पड़ेगा। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले मैं एक प्लेन बता रहा हूं, आप बताना क्या वो कायरलिटी सेंटर है या नहीं।
आप बताओ कितने कायरल्टी सेंटर, मॉलिक्यूल को सोचो थोड़ा, कितने हैं? कैसे दो बराबर हिस्सों में काटोगे भाई? एक इधर और एक, यही होगा। कई बार बच्चा बोलता है सर इसको ऐसे काट दूं, तो भाई क्या बात कर रहा है, कायरल्टी सेंटर से कोई प्लेन जाता ही? ये तो बेसिक है। और ये बेसिक नहीं है, बहुत सारे बच्चों को नहीं मालूम है, बहुत सारे बच्चों को नहीं मालूम है, वो काट देते हैं कायरल्टी सेंटर से भी। क्लियर? तो यहां पर अगर अपन बात करें, अगर बच्चे ये वाला प्लेन मैं आपको बोलूं कि आप एक बार ये वाला जो प्लेन है वो इमेजिन कीजिए, ये वाला प्लेन, तो आप बताइए क्या ये प्लेन एक मिरर का काम कर रहा है? किस प्रकार से करेगा मिरर का काम, बताओ जल्दी से एक बार मुझे बताओ। एच के नीचे, एग्जैक्टली सही। आप बताओ ओ एच के नीचे, एग्जैक्टली सही। आप बताओ सीओ एच के नीचे, COH, बिल्कुल आधे मॉलिक्यूल की मिरर इमेज बना हुआ है। सो वी विल से इट कंटेन्स प्लेन ऑफ सिमेट्री। नाउ इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। इसमें तो आप मान लेते हैं मेरी बात को कि नहीं, 1% बच्चा डाउट नहीं करता कि नहीं है सर, मान लिया आपकी बात। नीचे वाले में फिर आप निकाल देते हैं। अब आपको थोड़ा सा फिशर का आइडिया होना चाहिए। आप बताइए ये रियल मॉलिक्यूल है या उसकी इमेज है? फीचर प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन का मतलब इमेज। आइए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और चीजों में क्लियरिटी लाने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा। आइए सभी का ध्यान इधर चाहिए मुझे, एक एक बच्चे का। मान लीजिए मैंने आपके सामने बच्चे लिखा है इस प्रकार से, OH H एंड CH2OH। आप जानते हैं ये कौन सी है? फिशर प्रोजेक्शन, ये इमेज है मॉलिक्यूल की। अगर बच्चे मैं आपसे पूछूं कि रियल मॉलिक्यूल कैसा रहा होगा, तो मैंने आपको बताया था फिशर के अंदर ये कौन सी लाइन है बताओ? हॉरिजॉन्टल। क्लियर? तो ये आपके सामने कहां पर होती है हॉरिजॉन्टल लाइन? टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। याद है कि नहीं है? टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। और बच्चे ये कौन सी लाइन है? वर्टिकल। ये कहां होती है बच्चे? अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। सही बात है कि नहीं है? अगर मैं बोलूं बच्चे रियल मॉलिक्यूल कैसा रहा होगा, तो क्या आप इसका बता सकते हैं रियल मॉलिक्यूल कैसा रहा होगा? तो रियल मॉलिक्यूल आप बोलोगे सर मैं बताता हूं, देखो क्या है कि ऐसा था रियल मॉलिक्यूल। यहां पर वेज पर कौन था बताओ? OH। यहां पर बताओ वेज पर कौन था? H। ये था रियल मॉलिक्यूल, दोनों आपकी साइड। कुछ याद आ रहा है? और यहां पर ये जो है डैश पर होते हैं, मतलब अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर को डैश से ही तो लिखोगे। तो सर रियल मॉलिक्यूल तो कुछ ऐसा था। आइए मैं आपको एक बार फिर से विजुलाइज करवा दूं कि किस प्रकार की बातें यहां पर हो रही हैं। ये है रियल मॉलिक्यूल। तो ये दोनों क्या है बताओ? वेज। और ये दोनों क्या है? डैश। और जब आप इसकी इमेज लोगे तो वेज क्या बन जाएगा? हॉरिजॉन्टल। और जो आपका डैश है वो क्या बन जाएगा? वर्टिकल। यू गॉट दैट पॉइंट? तो ये आप लोगों के सामने रियल मॉलिक्यूल था। आइए थोड़ा सा और प्रैक्टिस करते हैं सो दैट हम अगले क्वेश्चन की तरफ जा सके। यहां पर हमारे सामने है COOH, यहां पर हमारे सामने है COOH, यहां पर है OH, यहां पर है H, यहां पर है H और यहां पर है OH। क्लियर? अब मुझे इसको रियल मॉलिक्यूल के अंदर लेकर जाना है। इसमें बच्चे को बहुत ज्यादा डाउट आते हैं। क्लियर? इनफैक्ट पढ़ाने वाले को भी कई बार डाउट होते हैं, वो तो अच्छी बात है कि उनके भी डाउट टेलीग्राम से क्लियर हुए हैं। वरना ऐसे बोलते हैं कि सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं देखना, किसमें? फिशर। खाओ कसम नहीं देखोगे सेंटर ऑफ सिमेट्री, किसमें? फिशर में। या नोट लिखवा देते हैं कि फिशर में सेंटर ऑफ सिमेट्री होता ही नहीं। याद करना पड़ रहा है क्योंकि बच्चे को फिशर की पूरी फील है ही नहीं कि फिशर होता क्या है। आइए अगर मैं आपसे बात करूं, इस वाले कार्बन पर बात करता हूं, इस वाले कार्बन पर। आप बताओ बच्चे कौन सी लाइन है? हॉरिजॉन्टल। ये कौन सी लाइन है? वर्टिकल। अगर मैं इसको कन्वर्ट करना चाहूं रियल मॉलिक्यूल में, तो ये कार्बन है। आप बताओ ये कौन रहेगा आपका? OH। वेज के ऊपर बच्चे। यहां पर आपको बताओ वेज पर कौन है बच्चे? H। और बताओ डैश पर कौन है बच्चे? COOH। सही बात है। आओ नीचे वाले कार्बन पर बात करते हैं। ये कार्बन है, बताओ यहां पर OH है और यहां पर कौन है? OH। आप बताओ ये दोनों के दोनों कहां पर है रियल मॉलिक्यूल में? तो आप बोलोगे रियल मॉलिक्यूल में ये H कहां पर है? वेज पर। और ये OH भी कहां पर है? और बताओ COOH कहां पर है? डैश पर। सही बात है कि नहीं है? बिल्कुल सही। और ये इनके बीच में जोड़ने वाली लाइन। तो ये आपका मॉलिक्यूल रियल मॉलिक्यूल है। कैसा मॉलिक्यूल है ये? रियल मॉलिक्यूल। अब आप सोचो, अगर मैं बोलूं
अगर बच्चे मैं बोलूं कि ये सेंटर मान लेता हूं, तो आप बताओ क्या ये सेंटर है? थोड़ा दिमाग पे जोर डालो, क्या ये सेंटर है? मैं नहीं लाना चाहता मॉडल्स आपके सामने, नहीं लाना चाहता, आपकी विजुअलाइजेशन पावर को किल नहीं करना चाहता। आप बताओ मुझे सेंटर है क्या? आप और सब छोड़ो, इतना बता दो मुझे, इतना बता दो, ये दोनों COOH 180 पर है क्या? ये दोनों COOH तो आपसे, इनफैक्ट ये तो दोनों सेम साइड हैं। लेकिन फिशर में बच्चा क्या करता है, यहां मान लेता है सेंटर और ऐसे देखता है, देखो OH के अपोजिट, H के अपोजिट और COH के अपोजिट। हालांकि ये ऐसे नहीं है। अगर आप इस मॉलिक्यूल को, क्या बोला मैंने, अगर आप इस मॉलिक्यूल को 3D में विजुलाइज करना चाहते हैं तो ये मॉलिक्यूल एकदम अलग है मेरे भाई। जैसा आप सोच रहे हैं ये मॉलिक्यूल वैसा बिल्कुल भी, दिस इज द रियल मॉलिक्यूल। ये है रियल मॉलिक्यूल आपके सामने, इसकी इमेज बनी हुई है, ये है मॉलिक्यूल। अब आप बताओ, एक बात मुझे बताओ, क्या क्या ये व्हाइट और ब्लू 180 पर है? अगर आप यहां सेंटर मान भी लेते हैं तो बताओ व्हाइट के अपोजिट कोई है क्या? कैसे होगा सेंटर? लेकिन ये तो इमेज है। इस इमेज में आप ढूंढ रहे हो कि COH के सामने देखो सर कौन आ गया है, COH। COH के सामने कौन आ गया है, COH आ गया है। तो वो रियल नहीं है, वो तो इमेज है। जैसे अगर मैं बोलूं क्या ये दोनों हाथ 3D में कट कर रहे हैं, बताओ, कट कर टच कर रहे हैं एक दूसरे को? अगर आप इमेज बनाओगे तो क्रॉस बनता हुआ दिखेगा। तो रियल मॉलिक्यूल कुछ और है, वो तो उसकी क्या है, इमेज। और समझेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से। और छोड़ो, आप एक बात बताओ, ये रेड और ये पर्पल 180 पर है क्या? गौर से देखो, आपको ये लग रहा है कि ये जो है, ये देखो H के अपोजिट कौन है, H। तो अगर यहां पर्पल एटम है, यहां पर भी मैं सेम एटम लगा देता हूं, सो दैट आपको लगे कि चलो ये एक जैसे हैं। येलो येलो अपन लगाते हैं और आप मुझे बस इतना बता देना कि दोनों येलो क्या 180 पर हैं। ये लो, अगर अपन बात करना चाहें, जो मॉलिक्यूल आप लोगों के सामने था ऐसा था, ये लिखो एकदम। और बताओ मुझे इमेजिन करके, क्या दोनों येलो एटम 180 पर है? एक पेन दे दीजिए मुझे, आप देखो, अगर ये लाइन यहां से जाएगी येलो को टच करेगी तो 180 तो यही हुआ ना। इनफैक्ट येलो के अपोजिट तो कुछ है ही नहीं, पर ये क्या दिखा रहा है कि इसके अपोजिट और इसके अपोजिट। इसका मतलब ये क्या है, इमेज, सही इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा। दूसरी बात दोस्तों, इधर देखो, ध्यान से देखो, ये क्या है? अब आपको किस में दिख रहा है, ये फिशर में। अगर इसी मॉलिक्यूल को मैं ऐसे कर दूं तो अब ये किस में दिखने लग गया है, न्यूमैन। किस में दिखने लग गया है, न्यूमैन में। कौन सा, एक्लिप्स्ड या स्टैगर्ड? देखो इस मॉलिक्यूल को गौर से देखो, अब किस में दिख रहा है, एक्लिप्स्ड। और ऐसे देखोगे तो किस में दिख रहा है, वेज एंड डैश। राइट नाउ दीज टू आर वेज, दीज टू आर, ये वेज डैश में वही मॉलिक्यूल क्या है, सेम। ऐसे देखोगे तो न्यूमैन और ऐसे देखोगे तो फीसर, लेकिन है किस में, एक्लिप्स्ड। और दोस्तों एक्लिप्स में तो सेंटर होता ही उसी मॉलिक्यूल को। अब देखो, क्या व्हाइट के अपोजिट कोई है, क्या ब्लू के अपोजिट कोई है, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री होता ही। तो जब फिशर पढ़ाया ना तो एक लाइन लिखवाई थी वहां पर, फिशर ऑलवेज रिप्रेजेंट्स एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन। और एक्लिप्स में तो सेंटर होता ही। अभी आज की क्लास में कई बार हमने बातें की हैं। तो अगर हमसे कोई पूछे क्या इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है, तो साहब नहीं है, इसमें नोटंकी करने की जरूरत नहीं है, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होनी चाहिए। तो आप अगले वाले पेज पर ये सारे डायग्राम एक बार बना लें, तभी हम पीछे वाले क्वेश्चंस पर आएंगे। या जो लिखा है उसके बाद लिख लो, मतलब जगह होनी चाहिए। बहुत सारे बच्चों को सेंटर दिखता है फिशर में, जो कि होता ही नहीं है। एक बार फिर देखो, यहां पर जो एच है वो कहां है, इस साइड। और यहां पर भी जो एच है वो कहां है, इस साइड। तो ये 180 पर नहीं है, सीधी सी बात। तो हर टॉपिक एक दूसरे से बच्चे कनेक्टेड है। जब वेज डैश क्लियर है तो फिशर क्लियर है, फिशर क्लियर है तो पीओएस और सीओएस क्लियर है। तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है।
पहली बात तो ये OH डैश पर होगा क्यों? हो जाए कैसे हो जाएगा? फिर फिशर कैसे होगा? फिशर तो तभी होगा ना जब ये दोनों लाइनें कहाँ आएंगे आपकी साइड। फिशर में पूरा मॉलिक्यूल वेज और डैश में दिखना चाहिए। अगर आप इसको इसको यहां पर लगा दोगे तो भी 180 थोड़ी होगा, तो भी 180 नहीं है। एक्लिप्स्ड होता है फिशर, क्या होता है? और एक्लिप्स में कभी सेंटर खत्म हो गई कहानी। जल्दी जल्दी सुलटाएंगे भाई लोगों। सुलटा दिया है। जल्दी जल्दी सुलटा दो भाई। सुलटा दिया है, नोट में लिख दो। फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला represents eclipsed conformation. Fisher projection formula represents eclipsed conformation. Fisher projection formula represents eclipsed conformation. कोमा लगाकर means COS absent. Means COS absent. Means COS absent. मतलब फिशर में सेंटर ऑफ सिमेट्री का कोई मतलब नहीं रहता है। क्या ये पॉइंट क्लियर हो गया दोस्तों? आइए अब बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। अब आप क्वेश्चंस को इजीली हैंडल कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 पर स्टार इसीलिए लगाया है क्योंकि 3 दिन बाद तुम खुद सेंटर ऑफ सिमेट्री ढूंढ दोगे इसमें। तो सबसे पहले बताइए कितने कायरलिटी सेंटर हैं? 2। क्या ये प्लेन ऑफ सिमेट्री हो सकता है? OH के नीचे कौन है? H। ऊपर वाले में बताओ OH यहां पर, और नीचे वाले में यहां पर कौन है? H। तो OH के नीचे तो कौन आया? H। तो इस प्लेन तो नहीं हो सकता। तो इसमें कायरलिटी सेंटर तो हैं 2, लेकिन प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। अब बताओ सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। गलती मत कर देना H के सामने H, OH के सामने OH। नो, ये COH दोनों सेम साइड है, ये 180 पर नहीं है। अब अच्छे समझा के आया हूं। इसका मतलब POS भी नहीं है, COS भी नहीं है, तो मॉलिक्यूल कैसा है बताओ? कायरल। कायरल का मतलब ऑप्टिकली एक्टिव। मिरर में सुपर इंपोजेबल या नॉन सुपर इंपोजेबल? बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 20 पर बताओ जल्दी से कितने कायरलिटी सेंटर हैं? एक कायरलिटी सेंटर ये रहा, और एक कायरलिटी सेंटर ये रहा। तो कायरलिटी सेंटर है 2। बताओ मॉलिक्यूल कॉन्स्टिट्यूशनली कैसा है? मॉलिक्यूल बताओ कॉन्स्टिट्यूशनली सिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल कहां है? यहां से करो वहां से करो, 1,2 डाइक्लोरो आएगा। तो कॉन्स्टिट्यूशनली सिमेट्रिकल। बताओ प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या? नहीं। कैसे कट कर पाओगे? Cl के नीचे H। सेंटर ऑफ सिमेट्री है क्या? फिशर में नहीं होता है सेंटर, क्योंकि एक्लिप्स कंफर्मेशन होती है। तो ना तो POS है और ना ही COS है। तो बताइए मॉलिक्यूल कैसा हुआ आपका? कायरल। कायरल का मतलब ऑप्टिकली एक्टिव, मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव है, हमसे ही पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कहोगे? क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कहोगे? कायरल या अकायरल? अकायरल इज द करेक्ट आंसर। कहां से प्लेन को पास किया है? यहां से। बिल्कुल सही, किसी ने तो बिल्कुल सही बोल दिया है, सूडो कायरलिटी सेंटर के थ्रू। क्या सूडो कायरलिटी सेंटर के थ्रू प्लेन जा सकता है? यस। आपने सेम क्वेश्चंस किए हैं दोस्त, लेकिन कभी सोचा नहीं है, कभी नहीं सोचा है। मास्टर ध्यान जाने नहीं देता है। मास्टर अलग तरीके से कट गया पट गया ऐसे, बस बच्चा भी साथ साथ चिल्लाता रहता है, हवाएं नहीं लगती बच्चे को, हो क्या रहा है। तो ये तो दोस्त एग्जैक्टली क्या हो गए सारे एटम? बाइसेक्ट। और देखो इसकी मिरर इमेज एग्जैक्टली ये रही। तो इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री तो नहीं है, पर प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव। कायरल या अकायरल? तो मॉलिक्यूल रहेगा अकायरल। पक्का? चलिए, किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी होने भी नहीं चाहिए। कैन वी मूव टू द नेक्स्ट पार्ट? क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चल रहे हैं दोस्तों। क्या हो गया? ए, अब नहीं चलूंगा मैं पीछे, अब मैं बढ़ चुका हूं। नहीं, अब मैं कदम पीछे नहीं लूंगा।
मेरे को पता है तू अब शब्द कह रहा है मन ही मन, पहुंच रहे हैं मेरे तक, पर मैं किस किस्म का कोच हूं ये तो तुझे मालूम होना ही चाहिए। ये कह रहा है किसी भी किस्म का तू बाहर मिलना, बाहर तेरा ही नुकसान है। तू अकेला आएगा, निपटाया जाएगा। फिर दो चार दोस्तों को लेकर आएगा अगले दिन, फिर निपटाया जाएगा। फिर दोस्त तेरे रूम पे जाके बोलेंगे खुद तो पिटा ही पिटा, हमको और पिटवा लाया, हमको क्यों लेके गया था वहां पर, अगली बार वो भी नहीं आएंगे। फिर तू बोलेगा सारे विकल्प बंद, अब तो पढ़ना ही पड़ेगा। बताइए क्वेश्चन नंबर 23, लगातार नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इवन, आ गया वो केस। अब आपको पीयूएस सीयूएस देखने की जरूरत, इधर भी दोनों अलग, उधर भी दोनों कायरल। कायरलिटी सेंटर कितने हैं बताओ, 0, पर मोलिक्यूल फिर भी क्या है, कायरल, मतलब ऑप्टिकली एक्टिव। अगले पर बताओ, लगातार नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स इवन, इवन ही तो है, इधर दोनों अलग उधर दोनों, गलती से भी सेंटर ऑफ सिमेट्री मत बोल देना, इनमें कुछ भी नहीं होता है। कायरलिटी सेंटर कितने हैं, 0, पर मॉलिक्यूल फिर भी क्या है, कायरल, मतलब ऑप्टिकली एक्टिव। नेक्स्ट वाले में क्या ख्यालात हैं, देखो यहां भी हाइड्रोजन, यहां भी हाइड्रोजन। आप बताओ इस सिग्मा बॉन्ड पर रोटेशन होंगे कि नहीं होंगे, इस सिग्मा बॉन्ड पर रोटेशन होंगे कि नहीं होंगे, होंगे तो कोई ना कोई कंफर्मेशन प्लेनर, और प्लेनर है तो पीयूएस है, अकायरल। हमें इतना बात ही नहीं करना, बल्कि और डिफरेंट नहीं है। इसको कैसे हैंडल करते हैं, बल्कि एंड डिफरेंट, तो ऑप्टिकली एक्टिव, अदरवाइज इनएक्टिव। तो ये आपका कैसा मॉलिक्यूल रहेगा, अकायरल। तो ये आंसर ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। अगले वाले को देखो, इधर देखो क्या कॉन्सेप्ट है इसका, ये बल्कि डिफरेंट, इधर भी बल्कि डिफरेंट, पक्का। तो मॉलिक्यूल क्या है, कायरल। हालांकि कायरलिटी सेंटर कितना है, 0, पर मॉलिक्यूल कैसा है दोस्त, कायरल, मतलब ऑप्टिकली एक्टिव। सही बात है कि नहीं है। सो क्या मॉलिक्यूल्स विदाउट कायरलिटी सेंटर कायरल हो सकते हैं, रटने की जरूरत नहीं है, स्टेटमेंट एकदम छील देंगे अपन। अगले वाले क्वेश्चन में बताओ क्या दिक्कत है। पहले बताओ क्या इस सिग्मा बॉन्ड पर रोटेशन हो सकते हैं, नहीं, क्योंकि बल्कि बल्कि लगे। पर क्या है ना, दिक्कत ये हो गई है, इधर तो बल्कि एंड डिफरेंट, पर इधर बल्कि तो है लेकिन डिफरेंट, दोनों साइड बल्कि के साथ साथ डिफरेंट भी होने चाहिए। तो ये मॉलिक्यूल आपका क्या रहेगा, ए कायरल। आगे बात समझ में, इसका मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी इसमें। तो देखो अभी तक जो हमने 3-4 लेक्चर में किया है वो यही क्वेश्चंस किए हैं, जो अभी तक पढ़े थे वो सारे आपके सामने क्या कर दिए हैं, रिपीट। क्वेश्चंस की कहीं कोई कमी नहीं है, इवन आपके मॉड्यूल में भी नहीं होंगे 25 क्वेश्चंस के आसपास, तो जो आपकी नोटबुक के अंदर आ गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हेडिंग लगा दीजिए। नेक्स्ट हेडिंग, हेडिंग लगा दीजिए, इनएंशियोमर्स। स्पेलिंग, ये तो बड़ी समस्या है, सभी ने लिख लिया है। राक्षस आरडीएस कौन सा है वो, तू नोटबुक में दे दिया कर, लास्ट जल्दी लिख। बाजू वाले तो इसकी थोड़ी मदद किया कर, बीच में पेन छीन के लिख दिया कर।
नहीं तो दूसरे पेज पे लिख दिया कर कि घर जाके लिख लेना। एक्चुअली हमने घड़ी देख ली थी, हम अगली हेडिंग लगने ही, हमें पता है हेडिंग लग गई तो 2-4 बात तो कर देगा, और ब्रेक का टाइम हमारा खा जाए ऐसा कभी नहीं होने देंगे हम, हेडिंग तो लगाएंगे। तो नेक्स्ट जो हमारी हेडिंग रहेगी दैट विल बी इनेंशियोमर्स। छोटा सा टॉपिक है लेकिन रिलेशनशिप टाइप वाले क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। अगली क्लास में आपको क्या करना है, अगली क्लास में 12th वाला लेके आना है मॉड्यूल। कौन सा लेना है? जिसमें एल्काइल हैलाइड एराइल हैलाइड चैप्टर हो। कौन सा हो? एल्काइल हैलाइड एराइल हैलाइड चैप्टर हो, वो मॉड्यूल लेकर आना है, क्योंकि ऑप्टिकल के क्वेश्चन वहीं दिए। तो हमने एक वैरायटी के क्वेश्चन तो पूरे कर लिए, कौन ऑप्टिकली एक्टिव और कौन इनएक्टिव। तो मेजर पार्ट हो चुका है इसमें, यहीं तक बच्चे फैल जाते हैं। अगर हम यहां तक सुरक्षित हैं तो फिर आगे डरने की जरूरत नहीं है।